बच्चों, मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक, राजकीय कृत मध्य विद्यालय हजारी, प्रखंड गोमिया, जिला बोकारो, आपके समक्ष अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची अर्थात JCERT रांची के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्रों के विषय गणित के 50 प्रश्नों को विस्तारित रूप से प्रस्तुत करूंगा। विस्तारित रूप से क्यों? इसलिए ताकि आप इस पर आधारित और भी अगर कोई प्रश्न हो तो उन्हें आसानी से हल कर सके। आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जैक रांची ने अर्थात झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि 13 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को निश्चित कर दी है। प्रश्न संख्या 26। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? 4 विकल्प है। पहला विकल्प 24 पेंसिल, दूसरा विकल्प 30 पेंसिल, तीसरा विकल्प 36 पेंसिल, चौथा विकल्प 40 पेंसिल। 27वां प्रश्न। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं? पहला विकल्प 20 दिन, दूसरा विकल्प 12 दिन, तीसरा विकल्प 18 दिन, चौथा विकल्प 15 दिन। 28वां प्रश्न। वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? पहला विकल्प 360 डिग्री, दूसरा विकल्प 180 डिग्री, तीसरा विकल्प 720 डिग्री तथा चौथा विकल्प 540 डिग्री। 29वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पहला विकल्प 20 रुपये, दूसरा विकल्प 40 रुपये, तीसरा विकल्प 50 रुपये, चौथा विकल्प 60 रुपये। 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है? पहला घनाभ, दूसरा आयत, तीसरा बेलन, चौथा शंकु। 31वां प्रश्न। निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है? पहला F+B=E+2, दूसरा F-B=E+2, तीसरा F-B=E-2, चौथा FB=2E। 32वां प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पहला विकल्प 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। 33वां प्रश्न। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला विकल्प 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। 34वां प्रश्न। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहला विकल्प 4L स्क्वायर, दूसरा विकल्प 6L स्क्वायर, तीसरा विकल्प 5L स्क्वायर, चौथा विकल्प 8L स्क्वायर। आशा है कि इस वीडियो के पूर्व मेरे द्वारा जारी 2 वीडियोज जो मैंने कक्षा 8 बोर्ड 2023 की परीक्षा के लिए JCERT रांची द्वारा जारी गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के प्रश्नों को विस्तार से हल कर समझाया है, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। कृपया मेरा चैनल जिसका नाम लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स है को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। तो आइए इस वीडियो का पहला प्रश्न और मॉडल प्रश्न पत्र का 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपए है तो 144 रुपए में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस प्रश्न को हल करने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है एकीक नियम। एकीक नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि 64 रुपए में कितना भी 64 रुपए है ना, 64 रुपए में कितनी पेंसिल? 16 पेंसिल है, इसलिए 1 रुपए में कितनी पेंसिल है? 16/64 कम हो जाएगा ना, इसलिए 144 रुपए में कितनी पेंसिल है? यहां से देखिए कट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा,
तो 1/4 और अब ज्यादा है तो गुना 144, कितना हो गया 36 पेंसिल है। सही विकल्प तीसरा है ना, और सही उत्तर 36 पेंसिल। इसी प्रश्न को दूसरी विधि से, जिसे हम लोग सीधा अनुपात या सीधा समानुपात कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी विधि से बनाएंगे। दूसरी विधि क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सीधा अनुपात। सीधा अनुपात इसी को अनुत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। अनुत्क्रमानुपाती। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इस प्रश्न में देख रहे हैं कि जब पेंसिलों का मूल्य बढ़ाएंगे, है ना, बढ़ रहा है ना, पहले 64 रुपया था, अब कितना 144 रुपया खर्च करने कह रहा है, तो पेंसिलों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी ना। स्वाभाविक है कि मूल्य बढ़ाने पर हमारे पास पेंसिलों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए यह क्या है? अनुत्क्रमानुपाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारे पास दो राशि है। पहला राशि क्या है भाई? मूल्य है, जिसे हम लोग यहां पे क्या चीज में दे रहे हैं? रुपये में। और यहां पर क्या है? पेंसिलों की संख्या। मूल्य कितना है? 64 रुपए। 64 रुपए। पेंसिलों की संख्या कितनी? 16। यहां पर मूल्य अब कितना है? 144। तो कितनी पेंसिल है? मान लिया कि पेंसिलों की संख्या x है। क्लियर है कि जब राशि बढ़ा रहे हैं, राशि को बढ़ाने पर क्या होगा? पेंसिलों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी। इसलिए यह क्या है? अनुत्क्रमानुपाती है। में क्या होता है? x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। इससे क्या हो गया? x1 कितना? 64 और यहां 16, 144 बटा x। हल करना है। 16 चौक 64, तो इसलिए क्या हो गया? 4x बराबर 144, इसलिए x बराबर 144 बटा 4 बराबर 36। इसलिए इससे भी देख रहे हैं कि सीधा अनुपात से भी हम लोग इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं, है ना। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं। पहला विकल्प 20 दिन, दूसरा विकल्प 12 दिन, तीसरा विकल्प 18 दिन, चौथा विकल्प 15 दिन। आपको पता है कि यदि व्यक्तियों की संख्या घटाई जाएगी तो दिन क्या होगा? बढ़ेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि काम तो बराबर है, इसलिए दिन बढ़ेगा। एक राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या हो रही है? बढ़ रही है। अर्थात क्या हो गया? यह व्युत्क्रमानुपाती हुआ। और व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो इसलिए कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। यह प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलोम अनुपात। यहां पर क्या है? व्यक्तियों की संख्या और क्या है? दिनों की संख्या। ठीक है ना। व्यक्तियों की संख्या कितनी? 45 और पुनः 39। दिनों की संख्या 13। इसमें नहीं पता, इसलिए x। जब व्यक्तियों की संख्या घटेगी
तब दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए यह क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है ना, प्रतिलोम अनुपात अर्थात व्युत्क्रमानुपात। चलिए व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। यहां x1 y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 45 गुना 13, देखिए इसी को हम लोग x1 लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, है ना। तो 45 गुना 13 बराबर कितना, 39 गुना x। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 45 गुना 13 बटा 39। गुना नहीं करना है क्योंकि गुना करने से लंबा हो जाएगा। 13 से काटे 13 39, 3 से 15, इसलिए दिनों की संख्या क्या हो गई, 15 दिन। सही विकल्प चौथा, 15 दिन। ये एक विधि है। दूसरी विधि अगर देखें तो दूसरी विधि कौन सा है, ऐकिक विधि, मतलब यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से कैसे बनाएंगे भाई, 45 दिन, 45 व्यक्ति कितना दिन, 13 दिन। कितना काम, एक काम। क्लियर है। इसलिए एक व्यक्ति 13 दिन, कितना काम घट जाएगा, 1/45 काम। इसलिए एक व्यक्ति एक दिन, कितना काम, 1/45 और घट जाएगा, 13 काम। इसलिए कितना व्यक्ति, 39 व्यक्ति एक दिन, कितना काम, तो 1/45 गुना 13 और गुना 39, तो 33 39 और 3 से कटा तो 3 से 15। देखिए अब क्या है, देखिए एक दिन में 39 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/15 काम। इसलिए 39 व्यक्ति 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 गुना 15, एक काम हो गया, है ना। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो गया, सही विकल्प क्या हो गया, चौथा, और सही उत्तर 15 दिन। क्लियर है। दोनों विधि से बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कक्षा 8 में यह इस विधि को पढ़ना है। ये क्या, प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। प्रश्न संख्या 28, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 360 डिग्री, दूसरा विकल्प 180 डिग्री, तीसरा विकल्प 720 डिग्री, चौथा विकल्प 540 डिग्री। यह आपके चैप्टर चतुर्भुजों को समझना उस अध्याय में है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा एक ही होता है। क्या होता है, आपको याद होगा, कितना होता है, आप क्या ठीक तो बोल रहे हैं, कितना, 360 डिग्री। तो इसमें कुछ करना है क्या, सीधा सा उत्तर कौन हो गया, सही विकल्प पहला, 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के, चाहे उसके जितनी भी भुजाएं हों, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 29, 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 विकल्प, पहला विकल्प 20 रुपया, दूसरा विकल्प 40 रुपया, तीसरा विकल्प 50 रुपया, चौथा विकल्प 60 रुपया। देखिए साधारण ब्याज जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है भाई, PRT बाई 100, शॉर्ट में लिखते हैं I इज इक्वल टू PRT बाई 100। P क्या, मूलधन, ठीक है, R क्या, दर, ये ब्याज की दर, टाइम, T मतलब टाइम, समय, ये हमेशा वर्ष में होता है समय, दर वार्षिक है,
तो मूलधन कितना है भाई आपका 500 रुपए। 500 गुना दर 5, समय 2 वर्ष बटा 100, 0 0 कैंसल, 25 25 दूनी 50। सही उत्तर 50 रुपए। सही विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल अर्थात द्विविमीय। द्विविमीय और त्रिविमीय ये हम लोगों को पढ़ना है। तो त्रिविमीय आकृति क्या है पहले ये समझते। देखिए यहां पर इसको अगर हम यहां पर चिपका दिए, इस ब्लैक बोर्ड पर चिपका दें तो क्या दिख रहा है, ये बाहर की तरफ दिख रहा है। दिख रहा है ना, बाहर की तरफ आ गया। ये क्या है, यहां पर ये घन का रूप है इसलिए ये बाहर दिख रहा है। बेलन अगर देखें तो बेलन भी देखिए, ये बेलन दिख रहा है ना आपको, ग्लास। अगर इसको चिपका दे तो क्या इस चिपक जाएगा पूरी तरह से? नहीं चिपकेगा, बाहर आ रहा है, इसलिए यह भी द्विविमीय नहीं है। द्विविमीय क्या होता है, अगर हम इसको प्लेन में, अब देखिए एक आयत है, इसको हमने यहां पर प्लेन में चिपका दिया, चिपक गया नहीं पूरी तरीके से? बाहर आ रहा है क्या? नहीं बाहर आ रहा। जैसे आप कैलेंडर है या फिर आप कागज का टुकड़ा लें चौकोर, जैसा ये ब्लैक बोर्ड है वैसा, तो ये सभी आयत हैं। अगर हम इनको चिपकाते हैं तो ये क्या होते हैं, यह इस पर चिपक जाते हैं और बाहर नहीं निकलते, इसलिए यह द्विविमीय है क्योंकि इसमें 2 ही विमाएं हैं, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। जबकि ऐसे कंडीशन में यहां पर देख रहिए, अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ में क्या है, लंबाई, लंबाई है ना, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, 3 विमाएं हैं, इसीलिए यह त्रिविमीय है। घनाभ, बेलन और शंकु त्रिविमीय आकृतियां हैं, जबकि आयत क्या है, द्विविमीय है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, आप तो जान ही गए। सही उत्तर क्या है, आयत, और सही विकल्प 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है? 4 विकल्प, 4 विकल्प आपको दिख रहा है। पहला विकल्प f प्लस बी बराबर ई प्लस 2, दूसरा विकल्प f माइनस बी बराबर ई प्लस 2, तीसरा विकल्प f माइनस बी बराबर ई माइनस 2, चौथा विकल्प f इंटू भी बराबर 2e। आप कहेंगे f भी और e क्या है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है f होता है फेसेस मतलब फलकों की संख्या, और भी वर्टिसेस की संख्या अर्थात शीर्ष की संख्या, और e एजेज मतलब किनारों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए ये कहां मिलेगा आपको, आपके किताब में ठोस आकारों के चित्रण वाले अध्याय में, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक घनाभ लेते हैं। यह घनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या क्या होती है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। यह कैसा, 3D अर्थात त्रिविमीय आकृति। क्लियर है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है, इसलिए यह घनाभ कहलाता है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाता, घन कहलाने लगता है। अब देखिए इसमें किनारों की संख्या, मतलब किनारे मतलब क्या, एजेस। चलिए किनारा गिनते हैं, 1 2, है ना, फिर 3 और 4, 4 किनारा इधर, फिर ऊपर भी 4 किनारा, 1 2 3 4, कुल कितने हो गए, 8 हो गए। फिर एक और 9, एक और 10, एक और 11, एक और 12। ये कमरों में भी गिन सकते हैं। 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। और वर्टिसेस मतलब शीर्ष, देखिए कितने शीर्ष है। जहां पर देखा मैं उंगली रखा हूं, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष, 8 शीर्ष। इसमें 8 शीर्ष है। और फेसेस, फलक कितने हैं, फेसेस देखिए इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6, फेसेस कितने होंगे, 6। तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो 6 फेसेस हो गए। वर्टिसेस कितने हो गए थे भाई, ये 8 हो गए थे। तो 6 और 8, एक के लिए मैं दिखा रहा हूं, किसके लिए मैं दिखाया, घनाभ के लिए। 6 8 और 12, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 14, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या है, पहला, f प्लस भी बराबर ई प्लस 2।
ये एक उदाहरण देकर आपको मैंने समझा दिया। तो सही विकल्प क्या हो गया? 1। ठीक है, क्या f प्लस v मतलब फलकों की संख्या है ना, फलकों की संख्या जोड़ शीर्ष की संख्या बराबर किनारों की संख्या जोड़ 2। अब 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। 4 विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा विकल्प 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। समचतुर्भुज जिसे हम लोग इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिए हुए हों तो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, या फिर क्या कह सकते हैं? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। देखिए अब विकर्ण कितने कितने हैं भाई? विकर्ण की लंबाई क्या क्या है? 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 2 से काटा, यहां से 12 हो गया, 24 को काटा तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का वर्ग। सही विकल्प क्या हो गया? चौथा विकल्प। और सही उत्तर 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 विकल्प। पहला विकल्प 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प 21 स्क्वायर सेंटीमीटर और चौथा विकल्प 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है? समलंब चतुर्भुज की ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, मतलब कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है ना। तो यहां पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। अब यहां पे देखिए क्या है? एक है 6 सेंटीमीटर, AB CD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर और CD 8 सेंटीमीटर। AE क्या है? ऊंचाई है जो कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का जिसके ट्रेपेजियम कहते हैं इंग्लिश में का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू सम ऑफ बेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं इंटू h। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। अब तो समांतर भुजाएं है ना दी हुई, हाफ इंटू समांतर भुजाएं कितनी कितनी है देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, उसका योग तो 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 8 से 14, तो ये हो गया हाफ इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 14 को 2 से भाग देंगे 7, और क्या हो गया उत्तर? 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही विकल्प देख लीजिए कहां ढूंढ रहे? पहला है ना, पहला विकल्प उत्तर। सही उत्तर 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 34 34। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहला विकल्प 4l स्क्वायर, दूसरा विकल्प 6l स्क्वायर, तीसरा विकल्प 5l स्क्वायर और चौथा विकल्प 8l स्क्वायर। एल है क्या? तो घन के एक किनारे की लंबाई, लेंथ, लंबाई मतलब इंग्लिश में लेंथ, इसीलिए एल। अब देखिए घन यहां पर आपको सामने दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, यह घन का एक रूप है। यह घन नहीं है, यह घनाभ है, क्योंकि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लेकिन इसी से ये करीब करीब बराबर है, लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, ऊंचाई में थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम इसको मानकर चल रहे। और क्यों मान के चल रहे? क्योंकि मेरे पास घन है नहीं, तो हम आपको इसी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले पृष्ठों की संख्या देखते हैं। एक पृष्ठ,
देख रहे हैं, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, पांचवा पृष्ठ यहां, और ये छठा पृष्ठ। कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 6 है। और प्रत्येक पृष्ठ का क्या होता है? एक वर्ग होता है। लंबाई L हो गई, यह भी L है ना। तो अब एक अगर पृष्ठ की का क्षेत्रफल देखें तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? L², क्योंकि यह वर्ग है, L × L, तो L²। इस तरीके से देखें तो L², फिर L², फिर L², फिर L², फिर L², फिर L²। कितनी बार? 6 बार L²। इसलिए सही विकल्प क्या हो गया? सही विकल्प दूसरा, 6L²।